हाय एवरीवन। मैं हूं कुमार संजू सर। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं हमारे जो जॉन कीट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स। और यहाँ से हर बार कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है, तो इस बार भी संभावना है कि एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग लेटर्स पढ़ने वाले हैं जो डेटेड है 1817 से 1820 तक। और पहला जो यहाँ पर लिखा गया, ये लेटर लिखा गया है बेंजामिन वेली को। हालांकि ये लेटर वोटर किसको लिखा गया है उससे हमें इतना मतलब नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि ये लाइन पूछी जा सकती है किसने बोली है, तो वो हमें ध्यान रखना है। यहाँ लिखा है कि आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन। बोल रहा है कि निश्चित रूप से मैं कुछ भी हूं नहीं, अब जो कुछ भी हूं वो हमारे हर्ट का जो है अफेक्शन है और उसकी पवित्रता है। एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, और जो कुछ भी है मैं बना हूं वो ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन से है। इसीलिए कह रहा है कि व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। तो आपको पता है कि भाई ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, तो इसी से एसोसिएटेड है। तो आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है, ये आ सकती है पहली लाइन कि आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ हार्ट्स अफेक्शन। ये देखिए इतना आ सकता है, तो यही वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसने बोला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स ने। दूसरा है, यहाँ बोल रहा है कि द इमेजिनेशन में बी कंपेयर टू एडम्स ड्रीम। तो बस इतना याद रखना है कि जो इमेजिनेशन है उसको कंपेयर किया जाना चाहिए एडम के ड्रीम को। मतलब ये एडम, आप जानते हैं जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें वो देखता है कि उसकी रिब से कैसे जो ईव है उसको बनाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि इस प्रकार की इमेजिनेशन होनी चाहिए, कैसी, एडम की ड्रीम की जैसी। एक बार उसने क्या पाया, ही अवोक एंड फाउंड इट ट्रूथ। तो उसने सपने में देखा था कि एडम जो है वो ईव जो है वो उसकी रिब से बनाई गई है, और जो उसने सपने में देखा था वही सत्य हो गया। तो उसने कहा इमेजिनेशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, जैसा आप सोच रहे हो और वैसा ही वो सामने आ जाए। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। बाकी ये लेटर लिखा था किसको, बेंजामिन को। ठीक, आगे बोल रहा है कि ओ फॉर लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स। ये बोल रहा है कि थॉट वाट की हमें जरूरत है नहीं, बस जीवन में क्या होना चाहिए, सेंसेशन होना चाहिए। मतलब सेंसेस जो भी है वो सेंस ही होने चाहिए, सेंस से ही अपना जो है एंजॉय लो। ठीक, तो ये वाली लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आगे बढ़ते हैं। आ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, वैसे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बोल रहा है आई स्कैर्सली रिमेंबर रिकाउंटिंग अपॉन हैप्पीनेस, आई लुक नॉट फॉर इट, इफ इट बी नॉट इन द प्रेजेंट आवर्स नथिंग स्टार्टल्स मी बियॉन्ड द मोमेंट। ये बोल रहा है कि मतलब हैप्पीनेस के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, अगर ये वर्तमान में नहीं तो फिर क्या ही मतलब है। तो ये इतना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहां से देखते हैं, ये थोड़ा सा देखेंगे, द एक्सीलेंसी ऑफ एवरी आर्ट इज इट्स इंटेंसिटी कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑल डिसएग्रीएबल एवापोरेट्स। कहने का मतलब ये थोड़ा सा है कि भाई जितनी भी प्रकार की आर्ट है उसकी जो है एक्सीलेंसी कहाँ पर छिपी होती है, उसकी इंटेंसिटी में। दूसरा, अगर कोई भी डिसएग्रीएबल चीज है उसको आप आसानी से हटा दें, एवापोरेट कर दें, तो ऐसी ही कहीं पर भी अगर आर्ट है तो उससे हम एक्सीलेंट आर्ट के फॉर्म में देखेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, ये लेटर भी याद रखेंगे किसको लिखा हुआ है। तो देखो ये लेटर जो है जॉर्ज और थॉमस कीट को लिखा गया था, जॉन कीट्स महोदय जी ने। और इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट, आप यहां से देखेंगे, ये कह रहे हैं कि आई मीन निगेटिव कैपेबिलिटी। तो इसी लेटर से ये टर्म निकल के आता है निगेटिव कैपेबिलिटी। अभी ध्यान रखना, इसको समझाएंगे भी। तो कह रहे हैं आई मीन निगेटिव कैपेबिलिटी दैट इज व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज। ठीक है, ध्यान रखना। निगेटिव कैपेबिलिटी का क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब एक आदमी कैपेबल होता है ऑफ बीइंग, मन होने का, इन अनसर्टेनिटीज। जब कोई आदमी कहाँ हो, अनसर्टेनिटीज में हो, या फिर मिस्ट्रीज में हो, या फिर वो डाउट में हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोई आदमी या तो मिस्ट्री में है, उसे कोई संदेह है, रहस्य हो, या फिर अनिश्चितता में फंसा हुआ हो, तब। तो विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। ध्यान रखना है यहाँ पर दो चीजें, एक तो ये फैक्ट, रीजन याद रखना। पहले आपको दो, पहले एक तरीके से बताऊंगा फिर दूसरे तरीके से इसको जो मैं डिफाइन करूंगा। पहले आपको क्या याद रखना है, निगेटिव कैपेबिलिटी इतना करते हुए चलेगा कि व्हेन मैन इज द कैपेबल ऑफ बीइंग। तो पहले याद रखना भरवा सकता है, अनसर्टेनिटीज नंबर 1 पे आएगा, मिस्ट्रीज नंबर 2 पे आएगा, और डाउट नंबर 3 पे आएगा। तो ये भरवा भी सकता है। ठीक है, अब लास्ट में भी आपसे भरवा सकता है फैक्ट एंड रीजन। उससे पहले यहाँ पर जो है ये इरिटेबल भी आपसे फिल करवा सकता है।
ठीक। तो अब ये आपको इतना ध्यान रखना है, एक ये नजरिया हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज समझिए, इनके कहने का मतलब है कि भाई कोई एक आदमी जब अनिश्चितता में हो, मिस्ट्री में हो और डाउट में हो, और वो फैक्ट और रीजन के पीछे ना जाए। क्यों? क्योंकि जब उसे लगा कि यार ये फैक्ट और रीजन के अगर पीछे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये बहुत इरिटेबल है। तो यहाँ लिखा ना, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। क्योंकि फैक्ट एंड रीजन के पीछे पहुंचेंगे तो वो चीज आपको क्या करेगी, इरिटेट करेगी। तो इसीलिए जहां पर है बिल्कुल वही चीज मान लो, सही है, बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण समझो, आपने ओड टू नाइटिंगेल पढ़ा है, उसमें वो कहता है कि डू आई वेक और स्लीप। अब आप समझिए कि ये तो बड़ा एकदम अतिशयोक्ति वाली बात है कि ससुरा जो आदमी कह रहा है उसको ही नहीं पता है कि हम जाग रहे हैं सो रहे हैं, तो फिर क्या ही बात है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, डू आई वेक और स्लीप, अब ये लिखा है। अब वो कह रहा है कि क्या मैं जाग रहा हूं या फिर मैं सो रहा हूं। अब जिस भी स्थिति में है, उसने कहा कि ठीक है, जहां पर भी मैं हूं, चाहे मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं, मैं इसको जानने की कोशिश नहीं करूंगा। जहां हूं मैं एकदम ठीक हूं, बढ़िया हूं, इसी में मुझे मजा आ रहा है। अब अगर ये सोच, अब ये अगर पीछे जाएगा कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, तो फिर जो रीजन है, जो फैक्ट्स है, वो इसे क्या करने लगेंगे, इरिटेट करने लगेंगे। जिस दशा में है ये, जिस मनोदशा में है, वो मनोदशा इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। जैसे आप सपोज कीजिए कि आपने बहुत बढ़िया मान लो मेंस लिखा, जैसे का लिखा होगा, ठीक है, या फिर कह दो कि नहीं आपने लिख पाया, अच्छा। तो जब आपका रिजल्ट आता है और आपने बोला कि यार नाम ही नहीं आया, अब आप अगर ये सोचने लगे कि यार यहाँ कमी रह गई, यार यहाँ अच्छा नहीं कर पाए, यहाँ अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो चीज क्या करेगी आपको कि यार एक नंबर और बढ़ जाता, शायद हो जाता, तो वो आपको क्या करेगी, इरिटेट करेगी। अब अगर आप सोचो कि ठीक है यार अब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है वो है, तो उस टाइम आपकी मनोदशा थोड़ी सी पॉजिटिव रहेगी। और वैसे जो है आपकी मनोदशा निगेटिव में रहेगी। तो कहने का आशय सिंपल सा ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि बिना किसी फैक्ट और रीजन के पीछे आप जाए, अगर चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर वो निगेटिव कैपेबिलिटी, मतलब ये है कि निगेटिव आपके अंदर, निगेटिव कैपेबिलिटी जो है, यानी कि निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव चीज आप ढूंढने के काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसीलिए इसको बोला गया, ये निगेटिव कैपेबिलिटी होती है कि कुछ लोग जो होते हैं भाई अपने उसी में एंजॉय कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे दुनिया आप देखो, दुनिया उनके लिए गलत बोल रही है, लेकिन फिर भी बंदा जो है अपने आप में मस्त है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निगेटिव कैपेबिलिटी, उसमें जीने की उसकी आदत है। वो ये नहीं, सोच ही नहीं रहा समाज के बारे में कि ठीक है यार समाज के क्या नॉर्म्स हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, उसके पीछे उसको भागनी नहीं है। तो बोला ठीक है यार हमको अपने बारे में सोचना है, तो वो निगेटिव कैपेबिलिटी उसके अंदर जनरेट होगी, वो उसी में एंजॉय कर रहा है। अब अगर वो ये सोचने लगेगा तो उसका जो है हैप्पीनेस और जो भी चीजें हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसलिए जब भी कोई राइटर, कोई व्यक्ति अगर इन सब चीजों में है और वो फैक्ट रीजन के पीछे नहीं जा रहा, तो उसे हम बोलेंगे निगेटिव कैपेबिलिटी। दूसरा याद रखना है, निगेटिव कैपेबिलिटी ये किसके अंदर इन्होंने देखी थी, तो याद रखना ये शेक्सपियर के अंदर इन्होंने इस चीज को देखा था। ठीक है, ये तब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा याद रखें कि वर्क्स ऑफ अ जीनियस आर द फर्स्ट थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब वर्क जो भी अच्छे हो वही सबसे अच्छी चीज है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा लगा लो कि नथिंग इज फाइनर फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेट प्रोडक्शन देन अ वेरी ग्रेजुअल राइपनिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल पावर्स। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज इतनी मतलब जो है फाइनर नहीं है इस उद्देश्य के लिए कि आप कोई अच्छा जो है चीज को प्रोड्यूस कर पाए। बस क्या है कि अगर आपका इंटेलेक्चुअल पावर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इंटेलेक्चुअल पावर जो ग्रो हो रहा है उससे बढ़कर कोई चीज दुनिया में नहीं, क्योंकि इसके ग्रो होने से आप एक बहुत ही बेहतरीन वर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये आपको याद रखना, ये सबसे है, मतलब पोएट्री शुड बी अ ग्रेट एंड अनऑब्ट्रूसिव, मतलब एकदम स्पष्ट और क्लियर कट होनी चाहिए पोएट्री। ये इतना याद रखेंगे बस, ये इतना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना नीचे वाला ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना ये हैमिल्टन रेनॉल्ड्स को ये लाइन लिखी गई है लेटर में। बाकी यहाँ देख लीजिए, ये वाला पिछली बार हमको लग रहा आया था, आ भी सकता है। यहाँ लिखा गया कि वी हेट पोएट्री दैट हैज अ palpable डिजाइन अपॉन अस एंड इफ वी डू नॉट एग्री सीम्स टू पुट इट्स हैंड इन इट्स ब्रीचेस पॉकेट। तो ये पोएट्री जो है उसका मतलब
मतलब इस प्रकार की पोएट्री को जो है ये कह रहे हैं कि हेट कर रहे हैं जिसका जो है पाल्पेबल डिजाइन, मतलब थोड़ा सा हमारे ऊपर डिस्कॉर्डेंसी वाला इम्पैक्ट पड़ता हो, इस प्रकार की जो है चीजें इनको पसंद नहीं, इस प्रकार की इनको पोएट्री एकदम खराब लगती है। तो ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी हैड अ पोएट्री दैट हैज अ पाल्पेबल डिजाइन। ठीक, बस इतना याद रखना है। और बाकी ये तो आपको बता ही दिया गया, ये दो हो गई। ठीक, ये हैमिल्टन रेनॉल्ड्स को ही लिखा गया है लेटर, ये लेटर में भी ये हमें याद रखना है। बाकी डेट वोट से इतना कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दो। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, ये आपके नेट में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक पोएट्री कम्स, ठीक है, नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री। मतलब अगर पोएट्री बिल्कुल नेचुरली नहीं आ रही, जैसे कि पेड़ में पत्तियां आती हैं, तो इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। तो ये बढ़िया होगा कि ये आए ही ना। तो याद रखना, इसको फिल करवा सकता है तो पोएट्री के बाद में यहाँ पर कम्स आएगा, ध्यान रखना, नंबर 1। उसके बाद में इट के बाद ये हैड बेटर आपको लगाना है। आपको पता होगा कि हैड बेटर, ठीक है, सूनर देन, वुड रादर, रादर देन, इनके बाद में क्या नहीं करते हैं, टू नहीं लगाते। चलिए ठीक, तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी है कि पोएट्री आई हैव अ फ्यू एक्शंस एंड यू विल सी हाउ फार आई एम फ्रॉम देयर सेंटर। बोलता है कि जो है पोएट्री को लेकर मेरे पास कुछ एक्शंस हैं और आप पाएंगे कि मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ, तो यहाँ तक ये इतना याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। और एक ये याद रखना यहाँ से मोस्ट है कि आई थिंक पोएट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाई सिंगुलरिटी। कहने का मतलब पोएट्री ऐसी होनी चाहिए जो हमको सरप्राइज करे, और ऐसा नहीं कि कुछ जो है नॉट बाय सिंगुलरिटी, मतलब कोई एक विशेषकर चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कम्युनिटी को रेफर करनी चाहिए, ऐसी पोएट्री होनी चाहिए। तो आई थिंक पोएट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस, तो ये वाली लाइन याद रखना, फाइन एक्सेस। ठीक है, ये सब जॉन कीट्स जी बोल रहे हैं, और ये आपको याद रखना। बाकी ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी हुआ, तो बाकी कितना नीचे गया ऐसा बेकार है। ये थोड़ा सा देख लो कि सीनरी इज फाइन बट ह्यूमन नेचर इज फाइनर। तो ये थोड़ा सा आ सकता है कि सीनरी तो चलो ठीक है, लेकिन ह्यूमन नेचर की बात करो तो बहुत बेहतरीन है। तो ये भी बोला है किसने, कीट्स महोदय ने। चलो ये भी इतना नहीं, यहाँ देख इसे लिखा है कि एवरी मेंटल पैरासूट टेक्स इट्स रियलिटी एंड वर्थ फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द परस्यूअर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एक्शंस इन फिलोसफी आर नॉट एक्शंस अंटिल दे आर प्रूव्ड अपॉन और पल्सस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीजें फिलोसफी में दी गई हैं, कहावतें दी गई हैं, और वो जब तक अक्षम से नहीं मानी जाएंगी, जब तक कि वो हमारे ऊपर प्रोड्यूस नहीं हो जाती है या फिर प्रूव नहीं हो जाती हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा लगा लेंगे, ये भी हैमिल्टन रेनॉल्ड्स को लिखा गया लेटर है। ये अगली लाइन ये इंपॉर्टेंट है, इस बार का ये वाला पेपर में आ सकता है। ये कह रहे हैं कि आई कंपेयर ह्यूमन लाइफ, ये जो है ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं टू अ लार्ज मेंशन ऑफ मैनी अपार्टमेंट्स। किसके साथ में, ह्यूमन लाइफ को इन्होंने कंपेयर किया हुआ है एक बड़े से अपार्टमेंट से। ठीक, ठीक है, टू ऑफ विच आई कैन ओनली डिस्क्राइब, जिसके बारे में बताएंगे, द डोर्स ऑफ द रेस्ट बीइंग एज एट सेट अपॉन टाइम। मतलब ये इतना याद रखो, ऊपर वाली लाइन इतना नीचे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो याद रखना है कि जब ये प्रश्न आ जाए कि किसने कंपेयर किया ह्यूमन लाइफ को एक मेंशन से, आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। ये वाली लाइन याद रखेंगे कि आई एम सर्टेन आई हैव नॉट अ राइट फीलिंग टुवर्ड्स वीमेन। ये बोलने की मतलब राइट फीलिंग नहीं है वीमेन के प्रति एट दिस मोमेंट, इस क्षण में, लेकिन आई एम स्ट्राइविंग टू बी जस्ट टू देम। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके प्रति सही रहने की, हालांकि इस टाइम हमारे अंदर वैसी महिलाओं को लेकर के कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो इतना जो है हम ये लगा लेंगे इंपॉर्टेंट में। ये भी खैर ये भी इतना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा लिखेंगे, आई वीगन टू गेट अ लिटिल एक्वाइंटेड विद माई ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मतलब ये किसने कहा है कि थोड़ा बहुत जो है मैं अपनी स्ट्रेंथ और फिर वीकनेस के बारे में जानने लगा हूँ। तो ये भी जॉन किट्स महोदय जी का है, और ये लेटर लिखा गया जेम्स हैसी को। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ जहां जहां बताऊँ उस पर ध्यान देना है। ये जेम्स हैसी को लिखा गया लेटर है। यहाँ याद रखना कि आई हैव रिटन इंडिपेंडेंटली विदाउट जजमेंट। कह रहे हैं कि मैंने लिखा है इंडिपेंडेंटली और बिना किसी जजमेंट के। आई मे राइट इंडिपेंडेंटली एंड विद जजमेंट। ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने जो है इंडिपेंडेंटली लिखा है विदाउट जजमेंट के, मैं जजमेंट के साथ में भी लिख सकता हूँ। ये किसका मानना है, ये मानना है जॉन कीट्स महोदय का। अब याद रखना कि द जीनियस ऑफ पोएट्री मस्ट वर्क आउट इट्स ओन सॉल्वेशन इन अ मैन।
मतलब जो भी जीनियस ऑफ पोइट्री है बेसिकली उसको पोइट्री के थ्रू जो है साल्वेशन का एक तरीके से वे बताना चाहिए, बस बाकी नहीं। चलो, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि जॉन किट्स महोदय को इंग्लिश पोएट कहा जाता है। एक बात याद रखना, अगर कभी आ जाए कि इसमें इंग्लिश पोएट कौन है तो हमारे जॉन किट्स हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ। इनका मतलब ये मानना था कि अभी आप आगे देखेंगे ये कहेंगे कि मैंने तो कुछ इतना बढ़िया प्रोड्यूस करा नहीं, इतना अच्छा मैंने लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी आशा है कि आगे आने वाले समय में मैं अन्य इंग्लिश पोएट जो है उनके बीच में मेरा नाम भी आएगा, फिर मैं भी जाना जाऊंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन है, ये जॉर्जिना किट्स को जो है लिखा गया लेटर है। अब अगली लाइन ये वाली भी इंपॉर्टेंट होती है कि द पोएटिकल कैरेक्टर इज नॉट इट सेल्फ, इट हैज नो सेल्फ। ये बिल्कुल सही बात है। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी या डिसइंटरेस्टेडनेस जैसी चीजें हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये कहना जो पोएटिकल कैरेक्टर होता है बेसिकली उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इट इज एवरीथिंग एंड नथिंग, ये सब कुछ है होते भी कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये याद रखना, मतलब अगर ये वाली लाइन आ जाए तो आपके ऑप्शन में मैथ्यू नोट भी दिए गए होंगे, टीएस सीलेट भी दिए गए होंगे, तो उस टाइम पर आपको क्या टिक करना है, आपको जॉन किट्स लगाना है, इतना ही, ठीक है। चलो भाई, वेरी गुड। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकता है आपके यहाँ से कि एक जो पोएट होता है बहुत ही अनपोएटिकल पर्सनालिटी होता है। अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस। मतलब अस्तित्व में बात करें तो पोएट जो अनपोएटिकल है, कारण ये है कि बता रहे बिकॉज ही हैज नो आइडेंटिटी, क्योंकि उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ही इज कॉन्टिन्यूअसली इन्फॉर्मिंग एंड फीलिंग सम, मतलब कुछ ना कुछ हम लोगों को बताते रहता है, कुछ नई नई चीजें दिखाता ही रहता है। और वास्तव में देखा जाए कोई जो पोएट होता है बेसिकली अनपोएटिकल होता है, मतलब कुछ भी खास नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिटी कोई पहचान नहीं होती, हमेशा जो देखता है दूसरों को इन्फॉर्म करता रहता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये लेटर आपको ध्यान देना रिचर्ड वुड हाउस को लिखा गया था। चलिए, हाँ ये वाला भी याद रखना कि अ मैन्स लाइफ ऑफ एनी वर्थ इज अ कॉन्टिन्यूअल एलेगरी। तो ये वाली बस इतनी लाइन याद रखनी है कि एक मनुष्य का जीवन जो है और कुछ नहीं है, लगातार वो एलेगरी है। एलेगरी आप समझते हो, मतलब डबल, एक रियलिटी वाली, एक रियल एक अनरियल, मतलब जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं है वही है। तो ये वाली है, जीवन हो गया आदमी का, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अगले याद रखना कि नथिंग एवर बिकम रियल टिल इट इज एक्सपीरियंस्ड। इवन अ प्रोवर्ब इज नो प्रोवर्ब टू यू टिल योर लाइफ हैज इलस्ट्रेटेड इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ इसको। ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज जब तक सत्य नहीं है, जब तक कि उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। और इवन हम सभी जानते हैं कि प्रोवर्ब जो होती हैं वो सत्य होती हैं, लेकिन प्रोवर्ब भी सत्य नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब तक आपके जीवन में वो इलस्ट्रेट नहीं होगी, मतलब आपने चीजों को अगर देखा नहीं होगा। चलो भाई, इतना ये जो है यहाँ पर इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना, ये लाइन कि आई हैव टू लग्जरीज टू ब्रूड ओवर इन माई वर्क्स। कह रहे मेरे पास दो चीजें, एक तो योर लवलीनेस एंड द आवर ऑफ माई डेथ। एक तो तुम मेरे साथ में हो, और दूसरा मुझे पता है कि मेरी डेथ जो है वो होने वाली है, ठीक है। फैनी ब्राउन को लिखा था इन्होंने, कीट्स महोदय ने। आगे देखते हैं, ये वाली लाइन थोड़ी सी देख सकते हैं कि आई हैव नथिंग टू स्पीक ऑफ बट माई सेल्फ। कह रहा है कि मेरे पास और कुछ तो बोलने के लिए है नहीं, जो भी है वो मेरे बारे में है। एंड व्हाट कैन आई से बट व्हाट आई फील। कहने का मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ मैं वही कह सकता हूँ, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो ये वाली लाइन में थोड़ा सा देख सकते हैं, बस इतना ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो। हाँ ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। इफ आई शुड डाई सेड आई टू माई सेल्फ। उसने कहा कि मैंने अपने आप से कहा कि यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा। तो कह रहा है कि आई हैव लेफ्ट नो इमोर्टल वर्क बिहाइंड मी। कह रहा है कि अगर मान लो मेरी डेथ हो गई तो मैं अपने आप से ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा वर्क नहीं छोड़ा जिससे मेरी तारीफ हो, कोई इमोर्टल वर्क नहीं है। नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड। कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे दोस्तों को घमंड हो, ठीक है। उनकी याद में मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि जिसको याद किया जाए। बट आई हैव लव्ड, ये तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, ये दूसरा यहाँ से। बट ये कह रहा है कि आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। ये वाले इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीजें हैं उन सब में मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी है, क्या वो है ब्यूटी, इतना ही मुझे पता है। तो ये वाले यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। ये तो ये इतना भी आ सकता है अलग से।
बाकी यहाँ से भी आ सकता है। कहता है इफ आई हैड टाइम, तो ये भी आ सकती है कि अगर मेरे पास समय होता तो आई वुड हैव माई सेल्फ रिमेम्बर्ड, कि काश अगर मेरे पास समय होता तो मैं भी कुछ ऐसा करता जिससे वो लोग मुझे याद करते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले से 2-3 तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। ये भी लिखा है फैनी ब्राउन को। ठीक, चलो भाई, अब ये देखो यार ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये शैली को रेफर करते हुए, पीवी शैली को रेफर करते हुए कीट्स महोदय जी ने बोला है, कहा है कि यू माइट कर्व योर मैग्निमिटी एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट एंड लोड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स विद ओर। कहने का मतलब है अपना जितना भी आप लिख रहे हैं उस सबको एक बेहतरीन डेटा के साथ आप उसे लिखे, और जितनी भी आपके अंदर कुशलता है, उदारता है, वो सब आपको वर्क में दिखना चाहिए। तो एक तो याद रखना, यू माइट कर्व योर मैग्निमिटी, ये किसके लिए बोला है? तो ये बोला गया है शैली के लिए। किसने बोला है? तो आ जाएगा कीट्स। अगर ये आ जाए कि हु एडवाइज्ड पीवी शैली लोड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ओर, तो किसने एडवाइस किया है? तो ये किया है कीट्स ने। किसको किया है? तो किया है पीवी शैली को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स थे जिसको हम लोगों ने आज देखा। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।